हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। सबसे पहले तो मैं क्लास 10 के बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया है उन्होंने, और आपका उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है आपके लिए कि आज हम लोग इस चैनल पे क्लास 11 के लिए मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जो हर वीक में आपका एटलीस्ट 3 वीडियोस केमिस्ट्री का और 3 वीडियोस बायोलॉजी का होगा क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है आपको सपोर्ट देगा आपके पढ़ाई में, आपके टॉपिक को रिवाइज करने में। आपको टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है, आप एनसीईआरटी जरूर से ज़रूर पढ़िए और आप वो सारे टॉपिक को हमारे वीडियो के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो वीडियोज़ क्लास 11 का मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वीडियो का PDF हर जो वीडियो होगा, हर वीडियो का PDF आपके लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी एडू फ्यूचर को सर्च करो और आप आसानी से वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। उससे रिलेटेड इवेंट्स क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपका क्वेश्चंस भी उससे में हो जाएगा। इवन आपका कोई क्वेश्चन है, आप अगर आपसे कोई डाउट पूछना चाहते हो तो आप डाउट पूछ सकते हो और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके डाउट को मैं क्लियर करूँ। तो चलिए, आज का वीडियो जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो वीडियो होगा हमारा केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो आपका 11th क्लास में पढ़ना है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे? एक्चुअली में हम लोग जो बेसिक बातें हैं, जो अब आप 8 में, 9 में, 10 में जो आपने बेसिक कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड बातें की गई है। तो देखिए, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको 0 लेवल से मैं शुरू करूँ। एक्चुअली में देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास 10 में आपका जो रिज़ल्ट है वो अपेक्षाकृत नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11 और 12 जो है वो एक अलग यूनिट है, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट है, पीछे का बैक का सपोर्ट होता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं है कि मेरा क्लास 10 में साइंस पोर्शन बहुत अच्छा नहीं था या मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं थे, मैं अच्छे ढंग से नहीं समझ में पाया तो क्लास 11 में हमको प्रॉब्लम होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखा है बच्चों का जो क्लास 10 में जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, जो बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे और क्लास 12 में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चे जो होते हैं उनका ब्रेन जो है वो वीक है या फिर वो कमज़ोर है, ऐसा उनके मन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो आपको बातें समझ में आती है, आप उससे रिलेटेड काम करते हो, आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जाते हो, आप नोट्स के थ्रू जाते हो, आप बार बार उस चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो आपको बातें समझ में आती हैं। तो बेसिकली यही बातें होती हैं। ओके, तो चलिए इन बातों के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग कुछ आपके सिलेबस से भी रिलेटेड बात कर लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, पहले तो हमको यही देखना है कि ये है क्या, केमिस्ट्री क्या है। देखो, केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये एक्चुअली में ब्रांच है साइंस का। ये साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ आवर सराउंडिंग्स अप टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। सिंपली अब हम लोग कहते हैं क्या कि किसी भी चीज़ों का स्टडी अगर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स लेवल पे करते हैं ना, सो दैट इज इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। उसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि branch of science which deals about surrounding on the basis of
एटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब एटम और मॉलिक्यूलर लेवल का जब हम स्टडी करते हैं ना किसी टॉपिक का, सो दैट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री में अगर आप देखिए क्लास 11 में टॉपिक क्या है, वो कौन सा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो देखिए केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ना है, असल में हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री को 3 बेसिक पार्ट्स में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो जो 3 बेसिक पार्ट्स है केमिस्ट्री का वो है क्या क्या? एक्चुअली में आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ये 3 बेसिक ब्रांचेज जो केमिस्ट्री का है, यही आपका सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। अब फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में कौन सा टॉपिक पढ़ना, मतलब इसमें इससे रिलेटेड टॉपिक्स कौन से होंगे? तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स में जैसे फिजिकल का पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। सबसे पहला जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या आएगा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलने जा रहा है इसके अंदर। फिर आप देखिएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, स्पेशली गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक ना। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है आपको। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या पढ़ना है? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है हमको? केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप देखिएगा तो इसी टॉपिक में केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। और फाइनली एक टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। दैट इज व्हाट? थर्मोकेमिस्ट्री। तो यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लास 11 में पढ़ना है। क्लास 12 की बात हम लोग अलग करेंगे जब हम लोग क्लास 12 में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आपको क्या पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आइएगा तो आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका क्या नंबर आता है भाई? तो इसमें आता है आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आएगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा। इसी में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन पढ़ना है आपको, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, देखिए अभी जो 2020 और 21 के लिए थोड़ा सा सिलेबस जो है वो अलग टाइप का किया गया है। उसकी बात हम लोग, मैं एक अलग वीडियो में आपसे कर लूंगा कि कौन से टॉपिक को 2020 और 21 के में कटिंग आउट किया गया है, उसमें कुछ रिडक्शन किया गया है, उसका कुछ रिवाइज्ड एडिशन दिया गया है, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपको ऑलमोस्ट पढ़ना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप नीट का एग्जाम दोगे, आप जेई का एग्जाम दोगे, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूडेड आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक पढ़ना ही है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए क्लास 11 को अगर हम लोग देखें ना तो सबसे छोटा सिलेबस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगेगा, लेकिन इंटरनली ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक माना जाता है। तो एक हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग नाम देते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा जो टॉपिक इसी में हो जाएगा दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। और इसी में आप देखिएगा तो आपको पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, स्पेशली बेंजीन्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक ऐसे जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपसे बात कर लूंगा। तो देखिए यही आपका सिलेबस है, यही आपका क्या है? सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। तो ये आप जान गए कि आपका सिलेबस क्या है। हम लोग इसी सिलेबस को धीरे धीरे फॉलो करेंगे, वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। और
आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है, उसका यूजेस क्या है, हमारे लाइफ में कहाँ यूजेस होता है इसका, हम लोग स्पेशली उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंसेस, आखिर केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंसेस है। देखो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस अगर आप देखिएगा तो फिर अलग अलग सेक्टर में होता है। जैसे मेडिकल सेक्टर में, जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसमें, मेडिकल सेक्टर में आपका इंपॉर्टेंस। मेडिकल सेक्टर में क्या है भाई, तो आप देखोगे नंबर ऑफ ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो मेडिकल सेक्टर में केमिकल एनालिसिस के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, दैट इज टैक्सोल, है ना, सिस्प्लैटिन। देखो टैक्सोल और सिस्प्लैटिन जो होता है ना, वो स्पेशली किसकी मेडिसिन मानी जाती है, तो कैंसर के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल माना जाता है। ओके, उसी तरह से आप देखिएगा और भी कुछ ड्रग्स के कैटेगरीज हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटिक सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरसेस, ये फंगाई के थ्रू तैयार किए जाते हैं। उसी तरह से आपका आ गया कुछ एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हो गया, जो इन्फेक्शन से रोकता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हो गया, दोज केमिकल्स विच प्रिवेंट इन्फेक्शन। ओके, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, इवन डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, देखो दोनों में थोड़ा अंतर है। एंटीसेप्टिक का यूज बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए किया जाता है, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए किया जाता है। मतलब आपके बॉडी पार्ट्स पे अगर कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई है, कहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया है या कट गया है या इंजरी हो गई है ना, तो आप क्या करोगे, आप एंटीसेप्टिक लगाओगे। लेकिन आपके जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आप घर में हो गया, आपका जो अटेंसिल्स हो गया, आप जो आर्टिकल, जैसे मान लो मैं पेन यूज कर रहा हूँ तो इसको मैं एंटीसेप्टिक नहीं लगा सकता। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। ओके, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज AZT, एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है इसका, एजिडोथाइमिडीन, जो कि एड्स की दवा है ना। तो ये भी क्या है, एक टाइप का ड्रग्स ही है। तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, भरा हुआ है इसका एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा जो मेडिकल सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन के रूप में। अब देखिए मेडिकल सेक्टर में और भी जो मेडिसिन के ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है, जैसे क्या है भाई, तो एनाल्जेसिक। क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब क्या हो गया, पेन किलर। एनाल्जेसिक क्या हो गया, पेन किलर, है ना। नंबर ऑफ पेन किलर जो हम लोग यूज करते हैं ना अपने जनरल लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो वो हो गया एनाल्जेसिक। उसी तरह से आप देखिएगा एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या हो गया भाई, एनेस्थेटिक हो गया आपको क्या, जो सर्जरी के लिए क्या किया जाता है, अनकॉन्शियसनेस के लिए यूज किया जाता है। जब सर्जरी करते हैं ना डॉक्टर, तो आपके बॉडी पार्ट्स को अनकॉन्शियस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन का फीलिंग नहीं होता है, तो दैट इज एनेस्थेटिक। उसी तरह से आप देखिएगा मेडिकल सेक्टर में वैक्सीन का यूज किया जाता है। नंबर ऑफ वैक्सीन हैं जो इम्यूनाइजेशन को हेल्प करते हैं, इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि मेडिकल सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंसेस है आपके केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज इन द फील्ड एग्रीकल्चर सिस्टम में। अब देखिए एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर हम लोग देखते हैं तो फर्टिलाइजर्स हो गया, है ना, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट हो गया, है ना, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस में। इसके अलावा आपको मिलेगा जैसे वीडीसाइड मिलेगा, है ना, आपको पेस्टिसाइड्स मिलेगा। तो ये सब क्या है आपका, दिस ऑल आर
सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल्स विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। इवन आप देखिएगा मिनरल न्यूट्रिशन आता है, बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 में, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मिनरल्स जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं क्या है भाई, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में या हमारे चारों तरफ, जो हमको हेल्प करते हैं हमारे लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए। जैसे मान लो सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर का यूज हम लोग करते हैं, है ना। जैसे नाइलॉन आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे आप, रेयॉन का नाम सुने होंगे, है ना। इसी में कर देता हूँ, नंबर ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। आप देखिएगा क्लास 12 में एक चैप्टर ही पढ़ना है पॉलीमर्स, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा और क्या, तो जैसे सिंथेटिक में ही आ जाता है, जैसे बहुत सारा रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक ना, इवन पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ये सब का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं। आपका एडेसिव, नंबर ऑफ एडेसिव्स जो होते हैं, एडेसिव समझ रहे हो, एडेसिव का मतलब क्या होता है, जो दो मेटल को जोड़ने का काम करता है ना। एडेसिव मतलब हो गया जैसे फेविकॉल हो गया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एडेसिव। तो ऐसे बहुत सारे एडेसिव हैं जो क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के मटेरियल को, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को आपस में एडिशन करने का काम करते हैं, है ना। तो एडेसिव हो गया, इवन प्लास्टिक्स हो गया, नंबर ऑफ प्लास्टिक्स इसमें यूज होते हैं, है ना। बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल्स, वो सब केमिकल मटेरियल्स होते हैं ना। आप और भी इंडस्ट्रियल में जैसे देख सकते हो, आप सीमेंट देख लो, ग्लास देख लो, सबका मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, ओके, ग्लासेस ईटीसी। तो ये सब वेरियस टाइप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे जनरल लाइफ में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी आप देखिएगा कुछ ऐसे भी केमिकल्स यूज होते हैं जो हमारे कंफर्ट के लिए, प्लेजर के लिए, कन्वीनियंस के लिए यूज होते हैं। जैसे क्या, कॉस्मेटिक्स हो गया, जैसे क्या हो गया, कॉस्मेटिक्स आप समझ रहे हो ना, जो हम लोग जनरल ब्यूटी वगैरह के लिए यूज करते हैं, है ना। अब तो मतलब मेल भी यूज करते हैं, फीमेल्स भी यूज करती हैं, तो कॉस्मेटिक्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, इसी में कर देता हूँ। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में यूज किए जाते हैं। फिर आप देखिएगा इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर एनर्जी रिसोर्सेज के लिए केमिस्ट्री का यूज होता है। एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे क्या, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे क्या हो गया, पेट्रोलियम का यूज हम लोग करते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है, उसका जो प्रोसेसिंग करते हैं दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, जो हम लोग उसका वेरियस प्रोसेस से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, दैट ऑल आर बिलोंग्स टू केमिकल प्रोसेस, है ना। तो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं, ओके। फिर आपको इसी में आप देखिएगा, इसी में थोड़ा ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूल कह सकते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फ्यूल से भी हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोसेसिंग करते हैं। तो मैं ईटीसी कर रहा हूँ एक्सेट्रा। तो ये सब आप देख लिया आप लोगों ने कि वेरियस टाइप के जो केमिकल्स हैं या केमिकल प्रोसेसेस हैं या केमिस्ट्री का ये डिफरेंट टाइप के सेक्टर में यूजेस है ना। डिफरेंट टाइप के सेक्टर में इसका एप्लीकेशन है, हम ये सीधे सीधे कर सकते हैं। अब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, इसी टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि मैटर एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो आपने 0 लेवल से पढ़ा है, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके थे कि मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, इवन उसका क्लासिफिकेशन क्या है, प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो कहीं ना कहीं बेसिक बातों को पहले मैं आपको बताऊंगा, है ना। और ये बातें आपको इवन सिलेबस में भी है, आपको ये सारी बातें जो है एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी। तो आपको ये सारा पहले मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे का बात करेंगे। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में, तो मैटर के बारे में बात करेंगे, ओके। तो बच्चों हम लोग अब बेसिक रिवीजन करते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में। देखो केमिस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है मैटर। देखो मैटर को आपने पढ़ा भी होगा कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। दो इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्युपाइज स्पेस और क्या होना चाहिए,
मास होना चाहिए। देखो ये दो बेसिक कैरेक्टर है मैटर का, है ना, कि कोई भी थिंग्स जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें स्पेस जो वॉल्यूम है, कुछ स्थान छेक सकता है, कुछ स्थान घेर सकता है, और जिसमें कुछ मास भी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर। तो मास भी है। वैसे कंडीशन, वैसे चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं मैटर। अब मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर हम लोग मैटर को क्लासिफिकेशन करते हैं इसको, तो हम दो अलग अलग टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमारा होगा ऑन द फिजिकल बेसिस। क्या होगा? फिजिकल बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो मेरा होगा वो होगा केमिकल बेसिस पे। देखो, देयर आर टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, on the basis of physical character and on the basis of chemical character। तो फिजिकल कैरेक्टर के आधार पे अगर हम लोग देखें, फिजिकल बेसिस पे अगर हम लोग देखें, तो हम मैटर को तीन बेसिक पार्ट में बांटते हैं। there are three basic parts of matter। तीन बेसिक पार्ट होता है मैटर का। एक को हम लोग बोलते हैं सॉलिड, एक को हम लोग बोलते हैं लिक्विड, और एक को बोलते हैं गैस। हालांकि आप पिछले क्लासेस में आपने और भी पढ़ा होगा, दैट इज प्लाज्मा। क्या पढ़ा होगा आपने प्लाज्मा, बट दैट इज एडवांस स्टेट ऑफ मैटर। ये बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है ना। आपने बीईसी के बारे में पढ़ा होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या है? एडवांस स्टेज ऑफ मैटर है। उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक कंडेंसेट भी होता है। क्या होता है? फेरो मैग्नेटिक कंडेंसेट भी माना गया है एक, ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन ये आप देखोगे क्या? एडवांस स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आपने ये पढ़ा होगा। तो फिर केमिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है? तो अगर हम लोग केमिकल स्टेट ऑफ मैटर को देखें, तो आप देखिएगा इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्योर, और एक को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर। देखिए, दो पार्ट में है, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर क्या है भाई? तो प्योर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज व्हाट? एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपको याद आ रहा होगा, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, आप ऑलरेडी इसको अपने पहले वाले बैक क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एलिमेंट और कंपाउंड। दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मिक्सचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और मिक्सचर को फिर आपने डिवाइड किया होगा, दैट इज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। क्या होता है? होमोजीनस हो गया और हेट्रोजीनस हो गया, है ना। तो ये दो टाइप का आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं, एक एक करके हम लोग सबके बारे में बताएंगे आपको, है ना। तो आज हम लोग जो बात अभी करने जा रहे हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। स्पेशली हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर और गैस स्टेट ऑफ मैटर की बेसिक क्या प्रॉपर्टीज थी। कम से कम ये सारे टॉपिक को हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अभी तक आपने अगर इन सारी चीजों को नहीं समझा, कोई मैटर नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस वीडियो में ये सारा मैटर मैं अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करूंगा, यही मेरा प्रयास है। और आप ये मत सोचो कि आपका पीछे का जो सेशन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है आपका। आप अब जो सेशन है, अभी के जो सेशन है, उसको अच्छे करने का कोशिश करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में। ओके, चलिए इन्हीं को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, सॉलिड को अगर हम लोग कहें तो हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड के बारे में, कि जनरली सॉलिड जो होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम वाला होता है। क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। जबकि लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या है? डेफिनिट है, मतलब फिक्स है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा। जबकि शेप जो होगा वो क्या होगा? इनडेफिनिट होगा, है ना। शेप जो होगा मेरा क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। जबकि गैसेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनिट है।
वॉल्यूम प्लस से ये दोनों आपको क्या मिलेगा, इनडेफिनिट मिलेगा। इनडेफिनिट कहने का मतलब फिक्स नहीं है, चेंज करेगा, है ना, ये चेंजेबल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, तो सॉलिड के एस्पेक्ट। देखो एक्चुअली में मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसका है ना वो है मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है हमारा। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम। सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम। वहीं पे लिक्विड में आप देखिएगा तो इसमें देखिए इसके कंपेयर में मैं लिख देता हूं कंपैरेटिवली लार्ज, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें आप देखिएगा तो मॉलिक्यूल्स जो होगा एकदम क्लोजली रहता है, इस तरह से क्लोजली रहेगा, है ना, ऐसा कुछ रहेगा। जबकि इसमें देखिएगा तो ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का, देयर आर सम स्पेसेस अकर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है उससे, और इसमें तो एकदम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना, मतलब वेरी हाई। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स लेवल की। हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे हम लोग, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स का क्या होगा, मतलब कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स का मतलब हो गया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का क्या हो गया भाई, तो कोहेसिव फोर्स जो इसमें देखिएगा जब मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। कोहेसिव फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके कंपेयर में कम होगा, मतलब लेस देन सॉलिड होगा। और इसमें क्या होगा, एकदम मिनिमम, मतलब हो सकता है नहीं भी हो, इतना मतलब नहीं भी होगा। मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दे एबल टू मूव राइटर एंड राइटर, मींस टू एंड फ्रो मोशन में रहता है, वेरियस टाइप के 3 डायमेंशन जिसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं हम लोग, उस टाइप के मोशन में रहता है। ओके, अगला हम लोग मॉलिक्यूल लेवल की बात करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग देखें तो सॉलिड में क्या होगा, सबसे कम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। जबकि इसमें उसके कंपेयर में क्या होगा, कंपैरेटिवली मोर, उससे ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा ही नहीं, लेस। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ज्यादा, सॉरी मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी अगर होता है किसका, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के होते हैं। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंसिस्ट करता है। ओके, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल होता है। ओके, इसको भी आप नहीं कर सकते, ये भी इनकंप्रेसिबल होता है, और ये कंप्रेसिबल होता है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेसिबल होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, तो सरफेस होता है। सॉलिड का क्या है, सरफेस अकर, सॉलिड में सरफेस पाया जाता है। इसमें भी आपको सरफेस मिलेगा, सरफेस मिलेगा, लेकिन गैस का कोई सरफेस नहीं होता है, नो सरफेस, गैस में सरफेस नहीं होता है। एक और मैं बता दूं आपको कि सॉलिड का डिफ्यूजन का रेट कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कम है तो लो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का रेट इसमें क्या होगा, लो होगा। इसमें क्या होगा, उसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा, मोर होगा। और इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूज करता है। जब हम लोग गैसियस स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना तो ये सारे टॉपिक को मैं अच्छे ढंग से डील कर दूंगा। इवन आपको डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ लॉज भी पढ़ना है इससे रिलेटेड। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो प्योर और इम्प्योर सबस्टांस का। मतलब हम लोग फिजिकल डिफरेंसेस देख रहे थे ना,
फिजिकल डिफरेंसेस के बाद हम लोग देखेंगे केमिकल डिफरेंसेस। तो अब जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो केमिकल डिफरेंसेस से रिलेटेड होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैंने आपको बताया था क्या, प्योर सबस्टांस। तो आज हम लोग कम से कम बात कर लेंगे प्योर सबस्टांस के बारे में। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो हम बात कर लेंगे इम्प्योर सबस्टांस के बारे में। तो देखो प्योर सबस्टांस को हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो प्योर सबस्टांस क्या होता है जरा ये मैं बता दूं आपको। तो पहला बात क्या है, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सबस्टांस, है ना। प्योर सबस्टांस जो होता है वो एक ही टाइप के सबस्टांस का बना हुआ होता है, एक ही टाइप के मैटर का बना होता है। मतलब यू कैन नॉट डिवाइडेड इट इनटू सिंपलर फॉर्म, we cannot divide it into simpler form, है ना। मतलब आप किसी दूसरे सिंपलर फॉर्म में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, देयर आर नो एनी फिजिकल मेथड बाय विच यू कैन सेपरेट इट, नो फिजिकली सेपरेटेड, है ना। ऐसा कोई भी फिजिकल मेथड नहीं है जिसके द्वारा आप इसके कंस्टिट्यूएंट को या इसके जिस चीज का ये बना हुआ है आप इसको सेपरेट कर लो। ओके, और क्या होगा भाई, तो ये होमोजीनस होता है। होमोजीनस कहने का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम। क्या होगा, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, है ना। आप कहीं से भी सैंपलिंग करो, यू हैव टू सेम कंपोजिशन, आप हर जगह आपको एक ही जैसा मिलेगा, है ना। तो होमोजीनस होता है। और क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, फिक्स एमपी एंड बीपी। जब भी प्योर सबस्टांस होगा ना तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। अब देखो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब हम अगर प्योर सबस्टांस को डिस्टिंग्विश करेंगे, कहने का मेरा मतलब ये है, अगर हम लोग प्योर सबस्टांस को डिस्टिंग्विश करेंगे तो बेसिकली दो पार्ट में अलग अलग बांटा गया है इसको। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। क्या होता है, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। जनरल वे में आप देखिएगा ना तो एलिमेंट जो होगा वो मोनो एटॉमिक भी होता है और पॉली एटॉमिक भी होता है। एलिमेंट को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें तो क्या होता है, एक होगा मोनो एटॉमिक, मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसके एक ही एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जबकि कुछ क्या होंगे, वो होंगे पॉली एटॉमिक, मतलब वो डिफरेंट एटम, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करके एक दूसरे के फॉर्म में रहते हैं। जनरली हम लोग इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एटम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक फॉर्म ऑफ एटम। ये एटॉमिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, एटम नहीं एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। अब एटॉमिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट में कौन होगा, बहुत सारे ऐसे मेटल हो सकते हैं, है ना। जैसे क्या, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, है ना। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, एटॉमिक फॉर्म में रहने वाले हैं। जबकि कुछ जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे क्या H2, Cl2, N2, है ना, Br2, आप देख रहे हो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, आप देख रहे हो P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जबकि कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जो सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, एक एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो ये चीज है। अब बात करते हैं एलिमेंट जो होते हैं उसको भी क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है भाई, बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, दैट इज व्हाट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्या है, इसको हम बोलते हैं, एक बोलते हैं मेटल्स, एक को बोलते हैं नॉन मेटल्स और एक को बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये तीन टाइप के बताए गए हैं। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसके बारे में डिटेल आपको कर दूंगा। और अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड का। तो कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग देखें
तो कंपाउंड क्या होता है? तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में। देखिए कंपाउंड्स क्या होता है। जनरली कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता है ये भी एक टाइप का क्या है? प्योर सब्सटेंस है ना। जनरली क्या होता है? तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से फॉर्म करता है। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्म कंपाउंड। क्या कहेंगे? व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ element chemically combined together, chemically combined together, है ना, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द मास प्रोपोर्शन ऑफ द कंबाइनिंग एटम आर ऑलवेज फिक्स। क्या होगा? मास प्रोपोर्शन ऑफ constituents are always fixed। मास प्रोपोर्शन हमारा फिक्स होगा, इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में आगे। तो मास प्रोपोर्शन फिक्स होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स लूज its properties during formation of compound, है ना। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना तो कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है। आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंट कि Fe और सल्फर का डस्ट हम लोग लेते हैं और इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? FeS। और इस FeS में ना तो Fe की प्रॉपर्टी हमको मिलती है ना तो सल्फर की प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी Fe का होता है ना तो FeS में Fe का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा आपको। FeS एकदम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा एज कंपेयर टू Fe और S। फेरस सल्फाइड जो होगा उसमें ना तो Fe की प्रॉपर्टी मिलेगी ना तो सल्फर की प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको एकदम अलग प्रॉपर्टी है इसकी। क्यों? क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन है। केमिकल रिएक्शन के दौरान न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, है ना। ये चीज होता है। अगला क्या बात है भाई? Mp और Bp फिक्स होगा क्योंकि प्योर सब्सटेंस है। Mp और Bp क्या होगा? फिक्स होगा इसका। एवरी प्योर सब्सटेंस हैव सेम Mp एंड Bp। और क्या होगा भाई? होमोजेनस होगा। क्या होगा? होमोजेनस होगा। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सब होमोजेनस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। अब देखिए कंपाउंड को हम लोग बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? तो एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो हम लोग कहेंगे कि ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है ऑर्गेनिज्म से। क्या कहेंगे? क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म से इसका बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग जरूर से जरूर मिलेगा। दे मस्ट हैव बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग जरूर मिलेगा। देखो सिर्फ कार्बन के होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दोगे। देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शन रिलेटेड टू दैट। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मैं यहाँ नोट करके लिख दूं आपको कि कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे क्या भाई? तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में क्या आता है? जैसे CO आता है, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनेट का तो कार्बोनेट में क्या आता है? CO3 2-, हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं बात करूं बाइकार्बोनेट का
आप देखो बाइकार्बोनेट में आपको लग रहा होगा भाई इसमें तो हाइड्रोजन है, फिर आप इसको ऐसा कैसे कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मैं बात करूं अगर किसका, साइनाइड का, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आप क्या देख रहे हो? These are some specific compounds which have carbon but not included as a organic compound. Then what is inorganic compound? भाई इसके अलावा मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे दे ऑल आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो मेटल के हों, नॉन मेटल के हों, किसी के भी हों। इवन ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। इवन आप जानते हो जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स आपने पढ़े होंगे, जैसे ग्रेफाइट पढ़ोगे, डायमंड पढ़ोगे, फ्लोरेंस पढ़ोगे, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पढ़ा जाता है, ये कार्बन का कंपाउंड है। इवन आप देखोगे एनसीईआरटी में जब जाओगे ना, तो आप देखोगे 14th ग्रुप एलिमेंट जब आप पढ़ोगे तो 14th ग्रुप एलिमेंट में आप पाओगे कि आपको जब कार्बन पढ़ना है तो कार्बन में ही ये सारे टॉपिक को हम लोग को पढ़ लेना है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे, वो एकदम अलग होगा आपसे। ओके, तो ये सारा टॉपिक आज के लिए इस वीडियो में मैं फिनिश कर रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर आप अगर आप इसको ढंग से इसको देखोगे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जैसा मैंने कहा कि इसका नोट्स पीडीएफ के रूप में आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप एडू फ्यूचर टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो और वहाँ आप उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से आप उसको पीडीएफ के रूप में, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है ये सब आपको पीडीएफ के रूप में है, प्रेजेंट है। तो आप आराम से वीडियो को आराम से देखिए, पॉज करके देख सकते हो, आप इसको समझने की कोशिश करो और पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप नोट्स डेवलप कर सकते हो, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, उसका सारा चीज़ प्रेजेंट है आपके लिए। तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो मिलेंगे वो अगले टॉपिक के साथ आपसे। तब तक के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल पे बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू अगेन।